अगर आपसे कोई पूछे कि हमें आपके घर जाना है या आपके ऑफिस पे जाना है, या अगर आप किसी अपने दोस्त से पूछ रहे होंगे कि चलो आज मिलते हैं ग्राउंड पे और खेलेंगे साथ में, और वो आपको बताता है उसका एड्रेस कि भाई एक मंदिर है, वहीं मंदिर के बगल एक ग्राउंड है, आ जाना वहां पे। या आप अपने घर अगर किसी को इनवाइट करते हो तो कहते हो कि यहां से आना और एक गांव मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, वहां से मुड़ के आप एक मंदिर है या एक नदी है उस पार आ जाना। ऐसे में बड़ी समस्या होती है एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने में, है ना। जैसे एक और आप बात कर लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहां हैं, तो आप जहां मिले रहेंगे उससे वहीं तो बताएंगे आप उसे कि हम यहां हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से कहीं दूर चले गए, अपने घर से कहीं दूर दिल्ली चले गए आप, और आपसे दिल्ली में कोई पूछा कि आप कितनी दूर पे हैं, तो आप अपने रूम से डिस्टेंस बताएंगे, या आप अपने घर की डिस्टेंस बताएंगे, या आप अगर कोचिंग वगैरह गए होंगे तो कोचिंग से वहां तक की डिस्टेंस बताएंगे जहां वो इंसान मिला होगा। ये एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, जिससे किसी की पोजीशंस को एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं हम। अगर आपसे कोई आपके ग्राउंड का पोजीशन पूछे, एड्रेस पूछे, आपके घर का एड्रेस पूछे, आपकी डिस्टेंस पूछे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से पूछ रहा है ये। एग्जैक्टली डिफिनीशन नहीं, डिफाइन नहीं कर पाते हम कि कहां आना है, उसको पोजीशन नहीं बता पाते हम अपनी। इसीलिए हम लोगों ने इजाद किया, एक सिस्टम बनाया, हम लोगों ने एक मैथमेटिकल सिस्टम बनाया जिसे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम कहते हैं, जिसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन, किसी भी बॉडी के पोजीशन, मोशन को एग्जैक्टली डिफाइन करना शुरू कर दिए। और कोऑर्डिनेट सिस्टम की देन है कि रेडार बना, जीपीएस सिस्टम बना, गूगल मैप्स बने। कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम की देन है कि ज्योमेट्री को, पहले के समय में ज्योमेट्री को आरेखों से पढ़ा करते थे। किसी भी ज्योमेट्री को, सर्कल है, स्फीयर है, ट्रायंगल है, और जो है ऐसे और भी रेक्टेंगल है, तुम्हारे पास जितनी भी ज्योमेट्री थी बस स्केच बनाते थे उसकी। लेकिन इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम की देन है कि हम लोग ज्योमेट्री को मैथमेटिकली पढ़ना शुरू कर दिए, अलजेब्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ज्योमेट्री की बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिए हम लोग। इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है सर। इसलिए जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। पहले अगर आप कोई सर्कल बनाया करते थे तो बस ये सर्कल है दिखा देते थे। आज सर्कल को हम जब बनाते हैं तो एक्स वाई दो पॉइंट लेके उसके इक्वेशन लिखते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, सेंटर बता सकते हैं, सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, सर्कल का एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं सर्कल का हम। किसकी देन है ये? कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम मैथमेटिकल टूल है सर, मैथमेटिकल टूल है जो किसी भी ज्योमेट्री को अलजेब्रिक इक्वेशन से जोड़ दिया। अलजेब्रा से ज्योमेट्री को अलजेब्रा से जोड़ा गया कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के द्वारा। तब जाके किसी ज्योमेट्री के बारे में डेप्थ में नॉलेज होने लगी लोगों को, एक मेंटेन नॉलेज, इंफॉर्मेशन लोग जुटा पाने लगे ज्योमेट्री के बारे में। आप सोचिए जब किसी ट्रायंगल के बारे में लोग पढ़ते थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं थी, तो तीनों जो कॉर्नर हैं उनसे उसके पॉइंट कैसे लिखा करते थे? वो सेंट्राइड का जो डिस्टेंस है या जो पोजीशन है वो कैसे पता करते थे? लोग नहीं करते थे। आज कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम आया तो मोशन, फिजिक्स में मोशन, ग्रेविटी, एनर्जी, ये सब पढ़ना आसान हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम से। हर एक चीज की एग्जैक्टली पोजीशन, एग्जैक्टली डिस्टेंस फाइंड करना
करने लगे हम लोग, और कैलकुलेशन भी इजी हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम से। तो चलिए, नमस्कार, मेरा नाम है दीपक पांडे। आप देख रहे हैं एक प्यारा सा चैनल जिसका नाम है उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम चर्चा करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ठीक है, तो आप पेन और पेपर लीजिएगा और हेडिंग भी कर दीजिएगा और लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, चीजों को विजुलाइज करिएगा, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम की। कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम जो है एक मैथमेटिकल टूल है जिसके द्वारा हम किसी भी बॉडी के पोजीशन या मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। मैथमेटिकल सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। ये क्या लिखेंगे इसकी डिफिनीशन में, देखिएगा। इट इज मैथमेटिकल टूल which is described the position and motion of the body या ऑब्जेक्ट। कि एक मैथमेटिकल टूल है जिससे हम लोग किसी बॉडी के पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, एग्जैक्टली पता लगाते हैं कि किसी बॉडी का मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो कितनी वेलोसिटी है उसकी, कितना एक्सेलरेशन है उसका पोजीशन कितना है, ये सब एग्जैक्टली फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में भी लगभग आपके मान के चलिए कि 5 टाइप के कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है ना। और सबसे एक बड़ी बात है, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में यह देखा गया, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बनाया गया तो देखा गया कि हमारे यूनिवर्स में कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वो कितने डायमेंशंस में हो सकते हैं पॉसिबली। तो देखा गया कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, मतलब मींस दैट यूनिवर्स में, वो 3 डायमेंशन है मैक्सिमम। 1 डायमेंशन भी हो सकती है, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन भी हो सकती है, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखी गई, रियलाइज किया गया लोगों के द्वारा रियलिटी में। बाकी इमेजिनेशन तो n डायमेंशन भी किया गया है मैथमेटिक्स में। जरूरत पड़ने में 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन का इमेजिनेशन करते हैं हम लोग, लेकिन रियल में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही पॉसिबल है, अभी तक देखा गया है। 3 डायमेंशन का मतलब है 3 डायरेक्शन, 3 दिशाओं में ही कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है पॉसिबली। 2 में हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 डायरेक्शंस में हो सकता है। वो मींस दैट हम ये कहना चाहते हैं किसी बॉडी के पास या तो लेंथ होगी, सिर्फ लेंथ होगी, तो उसे हम कहेंगे ये तो 1 डायमेंशन बॉडी है। जैसे एक वायर, एक बहुत पतला सा रॉड, और एक वायर बनाया गया था जिसका नाम था नैनो वायर। उसकी विड्थ तो नेग्लेजिबल थी, सिर्फ लेंथ ही लेंथ थी। उसे ये कहा गया कि प्योरली 1 डायमेंशन को शो करता है ये वायर। 1 डायमेंशन मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ हो, विड्थ ना हो। लेकिन कई बार एनसीईआरटी में कहा गया है कि लेंथ, अगर जैसे कोई आप एक ट्रेन है काफी लंबी है अगर, तो उसको भी 1 डायमेंशन आप एज्यूम कर सकते हो, जबकि उसकी विड्थ होती है। लेकिन वो जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप उसको जस्ट एक लेंथ मान सकते हो, बस 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हो आप उसे।
सही है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे भाई बिट्स तो रहेगा ही कुछ ना कुछ। नैनो वायर बनाया गया है जिसमें बिट्स है लेकिन नेग्लेजिबल के बराबर है, दिखेगा नहीं तुम्हें, इतना पतला तार है वो नैनो वायर। उसे कहा गया कि 1 डायमेंशन है वो, लेकिन फिर भी रियल लाइफ में तो भाई इतना पॉसिबल नहीं है। तो 1 डायमेंशन को अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है तो अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उस बॉडी की साइज बहुत छोटी है तो आप उसे 1 डायमेंशन अज्यूम कर सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो, ठीक है ऐसा। तो 1 डायमेंशन किसी बॉडी में या तो लेंथ हो सकती है जिसे हम एक बीमी कहते हैं और 1 डायमेंशन कहते हैं, किसी बॉडी में लेंथ और विड्थ दोनों हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है विड्थ भी हो सकता है, तो उसे हम 2 डायमेंशन बॉडी कहते हैं या द्विबीमीय वस्तु कहते हैं। किसी बॉडी में लेंथ विड्थ और हाइट तीनों हो सकता है जिसमें वॉल्यूम पाया जाएगा। तो मतलब या तो किसी बॉडी के पास लेंथ होगी सिर्फ लंबाई, या बॉडी के पास एरिया होगा, एरिया भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है, इसलिए वॉल्यूम 3 डायमेंशनल, एरिया 2 डायमेंशन और लाइन 1 डायमेंशन। अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी के पास सिर्फ एरिया ही होगा वॉल्यूम नहीं होगा, नहीं, किसी बॉडी के पास एरिया भी हो सकता है वॉल्यूम भी हो सकता है। एरिया हमेशा सरफेस में होता है 2 डायमेंशन में, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल चीजें हैं। तो मेरा ये सब कहने का जो मतलब है वो ये है कि 3 डायमेंशन 3 डायरेक्शन पॉसिबल है इन मैक्सिमम। तो इन 3 डायरेक्शंस को शो करने के लिए लोगों ने जब कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बनाया तो 3 एक्सिस चूज किया उन्होंने, कहा कि मैक्सिमम 3 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं ऑब्जेक्ट में, तो हम 3 एक्सिस सिस्टम लेते हैं, 3 एक्सिस सिस्टम लेते हैं। तो उन्होंने 3 एक्सिस लिया जो लेंथ विड्थ और हाइट को शो करते हैं। वो एक्सिस सिस्टम कुछ ऐसा था, मान लो ये एक्स नाम रख दिया था भाई साहब ने, ये वाई रख दिया था और ये जेड रख दिया था ऐसा। और इन इसे एक्स एक्सिस कहा गया, इसे वाई एक्सिस कहा गया, इसे जेड एक्सिस कहा गया और ये तीनों के इंटरसेक्ट पॉइंट को ओरिजिन कहा गया। जब किसी बॉडी के पोजीशंस को दिखाया जाएगा तो इसी ओरिजिन से ही दिखाया जाएगा, ये एक बात है, ओरिजिन से दिखाया जाएगा, क्योंकि ओरिजिन ऐसा माना जाता है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन है, और ओरिजिन की पोजीशन कभी नहीं चेंज होती, फिक्स है इसकी पोजीशन। अब जैसे कोई आपसे अगर पूछता कि आप कितनी दूर से आए हुए हैं, आप कहीं बाहर गए पढ़ने, तो आप कंफ्यूज होंगे कि हम जहां रूम से आ रहे हैं अपने वहां बताएं कि हमारा जहां होम टाउन है वहां से हम बताएं, हम कहां से इनको अपनी पोजीशन बताएं। तो लोगों ने डिफाइन किया भाई कि आप फिक्स करो एक पॉइंट को, वहीं से पोजीशन को डिस्क्राइब करो, वहीं से बताओ लोगों को कि मेरी पोजीशन क्या है, एक फिक्स पॉइंट बनाओ तुम, तभी आपकी पोजीशन को एग्जैक्टली डिफाइन किया जा सकता है। तो वो फिक्स पॉइंट क्या था, ओरिजिन था, जो तीनों एक्सिस जहां मिलती हैं वो जो पॉइंट है उसे ओरिजिन कहते हैं। और इस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ये 0,0,0 होता है। मतलब अगर आप ओरिजिन पे हैं तो समझ लो अभी आप मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, आप चलने वाले हैं, कुछ डिस्टेंस अभी कवर नहीं किया आपने, ट्रेवल नहीं किया, आप 0,0,0 पे हैं। और जब यहां से यहां तक चलते हैं तो कुछ डिस्टेंस चलते हैं, जो डिस्टेंस चलते हैं उसे आर वेक्टर कहते हैं, ये पोजीशन वेक्टर। और ये पी जो है एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है यहां पे देखो। तो इस बॉडी, इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर आर है, ओरिजिन से लेके किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये है, इस पोजीशन वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x, y, z रखा गया है। तो इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही किसी बॉडी को दिखाते हैं, सही बात है। तो ये सब कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। और ये बड़ी बात ये है कि तीनों एक्सिस x, y, z आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है एक दूसरे से। ऐसा एक सिस्टम लिया गया जिसके द्वारा हम किसी बॉडी के पोजीशंस को डिफाइन करते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। इसी एक्सिस सिस्टम को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम कहते हैं। अगर बॉडी 3 डायमेंशनल है तो x, y, z तीनों यूज करेंगे। अगर बॉडी 2 डायमेंशन है तो हम सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस
यूज करेंगे, दो एक्सिस सिस्टम को यूज करके उसके मोशन को, उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। वन डायमेंशन है तो जस्ट एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस आप बना लीजिए ओनली। तो ये एक्सिस सिस्टम है, ये बनाया गया। ये एक्सिस सिस्टम कुछ टाइप के हैं, हम आपको बता दें। एक्सिस सिस्टम पहला जो है वो है कार्टेशियन। कई फॉर्मेट में बनाया, कई टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम को। जैसे जैसे जरूरतें पड़ी हैं वैसे वैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को बनाया गया है। आप सुनते रहिए, चीजों को क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। जैसे पहला कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बनाया गया तो उसे कार्टेशियन कहा गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं जस्ट, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये हो गया। दूसरा बनाया गया, अच्छा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का अगर आप सोचोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, तो जब एक्स वाई और जेड लेते हैं तब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको। मतलब एक एक्सिस एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, तीसरा जेड होगा, एक्स वाई जेड। इसमें वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। जब कभी 1D के लिए यूज करना हो, 2D के लिए यूज करना हो, 3D के लिए यूज करना हो तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हो। सही बात है। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में टू डायमेंशन सिस्टम है ये। इसमें एक होता है आर और दूसरा होता है थीटा। एंगल है और ये पोजीशन वेक्टर है, रेडियल डिस्टेंस कहते हैं। आर को रेडियल डिस्टेंस कहते हैं, थीटा को एंगल कहते हैं। आर कामा थीटा लिखा गया। ये एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। बस पोलर कोऑर्डिनेट का यूज सिर्फ टू डायमेंशन प्रॉब्लम को करने के लिए हम करते हैं। मोशन इन अ प्लेन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सबको हम पोलर कोऑर्डिनेट से पढ़ लेते हैं। लेकिन अक्सर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही पढ़ते हैं। पोलर में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन का वो पार्ट है, मतलब 2D मोशन है वो। तो 2D मोशन को या 2D प्रॉब्लम को आप पोलर कोऑर्डिनेट से आप इजीली कर सकते हैं। आर कामा थीटा होता है, डिटेल में चर्चा करेंगे अभी हम। अभी बता रहे हैं कितने टाइप के सिस्टम आपके यहां हैं। तीसरा, उसके बाद बनाया गया भाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ये 3 डायमेंशन सिस्टम है। इसमें लिया गया आर कामा थीटा कामा फाई। ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है। आर कामा थीटा कामा फाई, जैसे एक्स वाई जेड लिया गया कोऑर्डिनेट, वैसे यहां आर कामा थीटा कोऑर्डिनेट लिया गया, यहां आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट लिया गया, एक्सिस लिया गया। चौथा आपको था, ये 3 डायमेंशन बॉडी के लिए यूज किया जाता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। एक और था सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसमें आर कामा थीटा, आर कामा फाई कामा जेड लिया गया, आर कामा फाई कामा जेड लिया गया। ये भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर ये 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन में तो यूज ही कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे समझ लो तुम। लेकिन अब इसमें 3 एक्सिस है, ये कहने का मतलब है 3D में यूज कर सकते हो मैक्सिमम। आर कामा फाई कामा जेड, ये चौथा। और एक पांचवा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कर्वीलीनियर। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई इसका यूज जैसे क्या है कि एक्सिस को कर्व, जैसे यहां स्ट्रेट लाइन है, जो एक्सिस लिए हैं स्ट्रेट लाइन है, यहां पर जो कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इलिप्ट को पढ़ने के लिए, इलिप्टिकल शेप जानते हो, वो पढ़ने के लिए। कुछ और भी कर्व हैं, उनको पढ़ने के लिए हम कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। ये एडवांस कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसकी जो एक्सिस है वो कर्व भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि स्टैटिक रहेगी उसकी एक्सिस, कर्व में भी हो सकती है। तो ये काफी एडवांस चीजें हैं, यहाँ अभी तुम इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम चर्चा नहीं करेंगे कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। लेकिन हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि ये 5 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके यहाँ अवेलेबल है, जिसका यूज करके आप पढ़ सकते हो। देखो अब सोच कहोगे सर क्यों बनाया गया 5 सिस्टम। देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था एक्स वाई कामा जेड, इसे 1D 2D 3D में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहां कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता था।
बहुत ज्यादा विजुलाइज नहीं कर सकते थे हम प्रॉब्लम्स को, इसलिए कार्टेशियन से फिर टू डायमेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा कोऑर्डिनेट सोचा गया लोगों के द्वारा, और बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सा एक कोऑर्डिनेट मिला जिसे पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस पोलर कोऑर्डिनेट से प्रॉब्लम आसान हो जाती है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, चीजें बिल्कुल इजीली हो जाती हैं, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट कहा गया। ये टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट है। इसमें जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वो आर कामा थीटा लेते हैं। आर को कहते हैं रेडियल डिस्टेंस और थीटा को कहते हैं एंगल, ठीक है। तो ये इसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर कामा थीटा कामा फाई। अगर स्फेरिकल शेप की कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कर सकते हैं, और भी किसी शेप का है तो वो भी आप डील कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम सबसे पहले बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। चलिए अब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है देखिए आप, इसमें तीन एक्सिस होती है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। मोस्टली बहुत बेसिक है, ये आप लोग जानते हो, तो ज़्यादा डिटेलिंग में चर्चा नहीं करनी है मुझे। मेरा मन ये कर रहा है कि इसे यक्स बना दें, इसे वाई बना दें, इसे जेड बना दें। देखो यक्स वाई जेड जो मन चाहे वो ले लो, साइक्लिक होना चाहिए, एक्स वाई जेड, या यहाँ लेते तो यक्स वाई जेड, ऐसे साइक्लिक रहेगा तो सही रहेगा, सही रहेगा सब कुछ। एक्स कामा वाई कामा जेड, ये तीन एक्सिस होती हैं, और तीनों का ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे ओरिजिन कहते हैं। और देखो दो एक्सिस मिलकर प्लेन बनाती हैं, तो ये एक प्लेन है जस्ट बोर्ड के साइड, बोर्ड में है जो, इसे कहते हैं, क्योंकि ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, इसे कहते हैं वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन कह दीजिए, या कई बार यक्स जीरो है यहां पे, यक्स इज इक्वल टू जीरो प्लेन भी कह सकते हैं आप इसे। मेरा कहने का मतलब है इसे वाई जेड प्लेन या एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पर एक्स जीरो है। ऐसे इसको वाई और एक्स के बीच में इसे यक्स वाई प्लेन बोल देते हैं, यक्स वाई प्लेन, या क्या जीरो है यहां पे, जेड जीरो है, तो जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन बोल सकते हैं हम। ऐसे ये जो है, अच्छा ये वाला जो प्लेन है वो कहां बनाता है, जस्ट ऐसे नीचे साइड, देखो एक्स, ये क्योंकि बाहर निकलता हुआ है, ये जो एक्स एक्सिस है ये बाहर निकलता हुआ है, तो ये एक एक्स, ये एक्सिस बाहर निकलता हुआ और ये वाई है, तो एक प्लेट ऐसे रख दो, देखो एक ये सरफेस बन रहा है, ऐसा 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 सरफेस बनेगा। यहां पर कैसा सरफेस बनेगा, वाई जेड वाला ऐसे बनेगा, और जेड और एक्स वाला कैसे बनेगा, ये वाला ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा सरफेस बनेगा। ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, तीन सरफेस है, आप समझ रहे होगे, विजुलाइज करोगे तो क्लियरिटी के साथ आ जाएगा आपको। ये कौन सा है, एक्स जेड है, एक्स जेड प्लेन है, या इसी को हम कह सकते हैं यहां क्या जीरो है, वाई जीरो है, ठीक है। तो ये तीन एक्सिस लिया जाता है, ओरिजिन, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो कामा जीरो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब थोड़ा हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे हम डिफाइन करते हैं चीजों को वो देखिए पहले, तो फिर से एक बार बनाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स, एक्स नहीं, इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसे एक्स बनाते हैं, इसे वाई बनाते हैं, इसे जेड बनाते हैं, ये ओरिजिन है। अब अगर किसी बॉडी के पोजीशंस को देखना है तुम्हें, तो तुम ओरिजिन से डिस्टेंस लोगे, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो R कहलाता है, वेक्टर R, जिसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और अगर सिर्फ R लिखोगे, वेक्टर नहीं लगाओगे, तो डिस्टेंस कहोगे तुम, ओरिजिन से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस। यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तुम्हें डिफाइन करनी थी, पोजीशन। बहरहाल जब R वेक्टर लिखा जाता है, क्योंकि दो पॉइंट है, एक तो ओरिजिन है, दूसरा एक पॉइंट P है, तो इसमें एक डायरेक्शन आ जाती है, इसलिए इसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। जब कभी दो पोजीशन, दो पॉइंट पता हो तुम्हें, एक तो जहां हो तुम और दूसरा जहां जाना चाहते हो तुम,
अगर ये 2 पॉइंट फिक्स है पता है तुम्हें, तो आपकी डायरेक्शन पता है, तो उस डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसीलिए वेक्टर है कि उसमें 2 पॉइंट, 2 पोजीशंस, 2 पॉइंट फिक्स रहते हैं, कहां से निकलना है और कहां जाना है वो पता रहता है, इसलिए उसमें डायरेक्शन रहती है, तो इसलिए उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सही है, तो ये पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक। अगर इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो x कामा वाई कामा जेड लिखते हैं। सही है, ये आर है। अब अगर इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहें हम, पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर r इज इक्वल टू लिखते हैं हम एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ये पोजीशन है। और अगर इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे, मैग्नीट्यूड, तो आपको मिलेगा r, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये आपको डिस्टेंस देगा ओरिजिन से लेके पी तक की डिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू, और ये डायरेक्शन के साथ आपको पॉइंट पी का पोजीशन देगा, मींस दैट आपको पोजीशन वेक्टर देगा वो। सही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और चीज होती है जिसे कहते हैं लाइन एलिमेंट। ध्यान से सुनते रहिए, बहुत आसान चीज है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लाइन एलिमेंट, सर लाइन एलिमेंट क्या होती है? देखो, अगर इस पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ये जैसे ये मान लो ये पॉइंट पी था, तो पी डैश तक एक छोटा सा लाइन एलिमेंट खींच दिया। एक लाइन, हमने लाइन को थोड़ी सी पोजीशंस की लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, हल्का सा, बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमल, मतलब छोटा सा बिल्कुल हमने खींच दिया। इसे इनफाइनाइटेसिमल कहते हैं, छोटा सा हमने इसको इंक्रीज कर दिया। अब ये एक्स में भी इंक्रीज हुआ, वाई में भी इंक्रीज हुआ, जेड में भी इंक्रीज हुआ है। इसको एक्चुअल में हम कह सकते हैं डी आर वेक्टर। ये जो डी आर वेक्टर है, यहां लिख देते हैं, ऊपर दिखेगा नहीं तुम्हें, छोटा सा इंक्रीज किए हैं पोजीशन वेक्टर को। यहां पी तक की पोजीशन तो आर कहलाती थी, लेकिन छोटा, अगर छोटी डिस्टेंस हम थोड़ा इसी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे आगे बिल्कुल, तो छोटा सा पोजीशन बढ़ा दिए तो उसे डी आर वेक्टर कहते हैं। जैसे ये पूरा कंप्लीट था आर वेक्टर, तो इसका छोटे पार्ट को डी आर वेक्टर कहेंगे, और वो लाइन एलिमेंट है। उसी को लाइन एलिमेंट कहते हैं कि पोजीशंस के डायरेक्शंस में थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, किसी लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, उसी को लाइन एलिमेंट कहते हैं। अभी जो इंक्रीजमेंट हो रहा है एक्स वाई जेड तीनों में हो रहा है, इसलिए डी आर वेक्टर इक्वल टू लिखा जाता है डी एक्स आई कैप प्लस का डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप। ये लाइन एलिमेंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ऐसी पोलर में सब कुछ लिखेंगे, पेशेंस बनाए रखें। लाइन एलिमेंट है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं, एक होता है सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट, सरफेस माने कि भाई एक्सिस मिलके सरफेस बनाती हैं, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, 3 डायमेंशन में है, तो कितने सरफेस बनेंगी? 3। हमने नाम भी लिखा था सबका। एक तो पहला कौन सा है? पहला है वाई जेड प्लेन, या आप इसे कह सकते हो ये एक्स इक्वल टू 0 वाला प्लेन। इसका सरफेस एलिमेंट क्या होगा? सरफेस एलिमेंट मतलब सरफेस की वैल्यू। सरफेस एलिमेंट को हम डीएस से दिखाते हैं, वेक्टर डीएस से। सरफेस एलिमेंट मतलब ये जो प्लेन है, यहां जो प्लेन बन रहा है, इसे डॉट डॉट करके आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन, इसका छोटा सा सरफेस एलिमेंट क्या लेंगे हम, और इसी सरफेस एलिमेंट का इंटीग्रेशन करके हम बाद में पूरे प्लेन का सरफेस निकालते हैं आगे चल के। लाइन इंटीग्रल जब पढ़ते हैं, ये सब है ना, तो करते हैं वहां पे, ठीक है। तो डीएस वेक्टर इज इक्वल टू, लाइन इंटीग्रल पढ़ते हैं, सरफेस इंटीग्रल पढ़ते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ते हैं, तो इन सब में जरूरत पड़ती है। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू आपको जो लिख रहे हैं फार्मूले वगैरह, ये आपको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब आप पोलर में जाएंगे तो पोलर में यूज करना पड़ेगा उसका। अगर आप पोलर में इंटीग्रेशन कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, तो पोलर वाले कंटेंट को यूज करना पड़ेगा, फार्मूले को, ठीक है। वाई जेड प्लेन है, या इसी को एक्स इक्वल टू 0 प्लेन कहते हैं। इसका सरफेस एलिमेंट लिखना चाहते हैं, एरिया। तो इसमें 3 सरफेस है, तो 3 एरिया होगा। तो हम पहले वाले का लिख रहे हैं, मान लो वाई जेड सरफेस या एक्स इक्वल टू 0 सरफेस या प्लेन।
ds इक्वल टू, आप जानते हो एरिया निकालने के लिए क्रॉस करना पड़ता है। यहां एक बात तुम वेक्टर में पढ़े होगे, एरिया को निकालने के लिए क्रॉस, ओ शिट माय गॉड, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। क्योंकि ये प्लेन है और प्लेन जो एरिया होता है उसमें वेक्टर होता है। जस्ट एक आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ कर दो, वही उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। गौसला में ऐसा पढ़ा होगा, प्लेन सरफेस के बाद एरिया होता है। इसलिए एरिया एलिमेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तब होता है जब जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर होगा। तो समझ लो एरिया, अगर आप एरिया निकालना चाहते हो किसी सरफेस का, प्लेन सरफेस का, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इसका मतलब भाई उस एरिया के पास वेक्टर होता है, इसलिए वेक्टर ds इक्वल टू, कौन सा प्लेन है, वाई जेड। वाई जेड प्लेन है तो एक एक्सिस है वाई, आप लेंथ मान लीजिए y है और विड्थ मान लीजिए z है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है dy, और y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है, j कैप। क्रॉस क्रॉस करना पड़ता, हमने कहा था तुम्हें ये एक वेक्टर है क्योंकि j कैप लगा दिया तुमने। और यहां पर लिखोगे भाई एक y है और एक z है, तो यहां पर लिखोगे z dz k कैप। ds वेक्टर इक्वल टू dy का dz से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा dy dz, और ब्रैकेट में मिलेगा तुम्हें j कैप क्रॉस k कैप। ds वेक्टर इक्वल टू dy dz, j कैप क्रॉस k कैप की वैल्यू तुम्हें आती होगी, ठीक है, सिंपल सा होता है i कैप। तो ये हो जाएगा आपका ds वेक्टर इस प्लेन का, इस सरफेस का। और आप अब जरा विजुलाइज करिए, ये तुम्हारा y एक्सिस है, तुमने क्रॉस किसका किया है, y क्रॉस के किया है, तो ये y है, राइट हैंड, एक राइट हैंड रूल चलता है वेक्टर में, तो आपके चारों फिंगर्स y डायरेक्शन में, कर्ल करोगे z की ओर तो थंब तुम्हारा जिस डायरेक्शन में जाएगा वही तुम्हारा a क्रॉस b की डायरेक्शन होगी, मतलब आंसर की डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट में। तो y को हमने चारों उंगलियों को, चारों फिंगर्स को y की डायरेक्शन में, कर्ल किया z की डायरेक्शन में, थंब हमारा आ रहा है इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन है, x की डायरेक्शन है, x निकलता हुआ एक्सिस है, तो x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इसलिए i कैप आ रहा है। ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, इसकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो x की तरफ होगी। और वैसे भी तुम देख लो, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो तुम्हें ये जानते हो कि z कैप क्रॉस k कैप साइक्लिक प्रोडक्ट होता है वेक्टर में, i कैप होता है, तो मैथमेटिकली भी i कैप आ रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा खुद से भी विजुलाइज करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे सरफेस की, कौन सी ले लें, चलो ये ले लेते हैं ना, एक्स वाई प्लेन, या इसी को हम लोग कहते हैं z इक्वल टू 0 प्लेन, ठीक है। इसका सरफेस एलिमेंट लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे हम, सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट को किससे शो करते हैं, ds वेक्टर से। एक्स वाई है तो आप ऐसा समझ लो कि x जो है वो लेंथ है, y जो है विड्थ है, ऐसा भी समझ सकते हो तुम। नहीं तो x और y है तो सीधा dx और क्रॉस dy कर दो, लेकिन ds वेक्टर है नहीं, dx के साथ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, i कैप क्रॉस dy j कैप। ds वेक्टर इक्वल टू, अब दोनों को क्रॉस करवाओगे तो dx हो जाएगा, dy हो जाएगा, i कैप क्रॉस j कैप बचेगा। ds वेक्टर इक्वल टू dx dy i क्रॉस j। अब तुम्हें उसका क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें पता होगा सब लोगों को, बट उसके पहले बता देते, ये z एक्सिस x एक्सिस से बाहर निकलता हुआ है, जस्ट ये बाहर निकलता हुआ x एक्सिस है, x एक्सिस और ये y एक्सिस, इन दोनों का जो प्लेन बनेगा वो नीचे ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे। इसका एरिया एलिमेंट किस तरफ होगा, ऊपर की ओर, मतलब किसकी डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में, जस्ट नॉर्मल ऊपर ड्रॉ कर दो। और तुम्हें देखो i कैप क्रॉस j कैप करने से आपको k कैप मिलता है, मतलब आपका जो इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा एरिया एलिमेंट का वो k कैप में होगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसा है। तीसरा देख लो, तीसरा कौन सा प्लेन बचता है हमारा, xz, या इसी को हम कह सकते हैं y इक्वल टू 0 प्लेन।
इसका हम निकालेंगे अगर एरिया एलिमेंट, तो ds वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x और z है तो लिख सकते हैं हम, अब z को आप कुछ भी मान लो, इसको कुछ भी मान लो, आप चाहे ऐसे मान लो। अच्छा, इसका कैसा होता है, ऐसे होगा तो y की तरफ मिलेगा, तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी क्रॉस प्रोडक्ट में ये साइक्लिक प्रोसेस पता होगा। अगर ये i कैप है, ये j कैप है, ये k कैप होगा, पता है ना, k कैप होगा, और इस डायरेक्शन में चलना है आपको, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चलो एक्स जेड का लिखो, ये हो जाएगा dx i कैप क्रॉस dz k कैप, ds वेक्टर इक्वल टू dx dz को लिखेंगे तो हो जाएगा dx dz, यहां आएगा i कैप क्रॉस k कैप, ds वेक्टर इक्वल टू dx dz, i कैप क्रॉस k कैप कितना होगा, j कैप। तो ये j कैप की डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया इस तरफ होगा, क्योंकि ऐसा प्लेन है ना, ये x तुम्हारा ऐसे बाहर निकलता हुआ है, y ऐसे है, तो जो प्लेन बनेगा ऐसे बनेगा, इस पर नॉर्मल ड्रा करोगे तो इस तरफ जाएगा, मतलब y एक्सिस में जाएगा, इसलिए j कैप आ रहा है। तो इस तरीके से आपने एरिया वेक्टर लिख दिया। अब आप वॉल्यूम एलिमेंट लिख सकते हैं, 3 डायमेंशन एक्सिस सिस्टम है ये, एक्स वाई जेड है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है, तो वॉल्यूम एलिमेंट भी लिख सकते हैं आप। वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट को हम डीवी से शो करते हैं, स्केलर क्वांटिटी इसलिए सिर्फ डीवी लिखेंगे, वेक्टर नहीं लगाएंगे, डीवी। अच्छा, हमें वॉल्यूम कैसे मिलता है, हमें वॉल्यूम मिलता है स्केलर प्रोडक्ट से, क्योंकि वॉल्यूम स्केलर है। स्केलर प्रोडक्ट कैसे, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ऐसा देखा होगा आपने। सुनो एक बार, तुम कहोगे सर ये क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ क्रॉस है, इसमें डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो वेक्टर ए ये डॉट ऐसे रहने दो, इन दोनों का जब वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c करोगे तो जो एक आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा तुम्हारा। हम मान लेते हैं वेक्टर कुछ आएगा, e मान लेते हैं वेक्टर e आएगा। अब बताओ इन दोनों वेक्टर a वेक्टर और इसका जो आंसर आएगा उस वेक्टर में कैसा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट, तो इन डॉट से जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, इसलिए वॉल्यूम स्केलर है। कुल मिला के एक बात और जान लो तुम, अगर आपको कभी वॉल्यूम निकालना है कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में, वो भी कार्टेशियन में, तो तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा, स्केलर, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसे, हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, इसका नाम है, इस ऐसे किया जाता है इसे। तो वॉल्यूम को ऐसे निकाला जाता है, तो यहां लिखेंगे dx i कैप डॉट, या ऐसा समझ लो क्या ये लंबाई है और ये क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे क्षेत्रफल, ऐसा भी करने पर वॉल्यूम मिलता है। कभी करंट वगैरह में पढ़ोगे तो एल को वॉल्यूम लिखा जाता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर, और एल मिलकर क्या बनाता है, तार का वॉल्यूम, आयतन। तो ये एरिया है सरफेस का और ये लेंथ है, एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब वाला यूनिट भी बन जाएगी, वॉल्यूम मिल जाएगा, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। dx i कैप और यहां लिखेंगे dy j कैप क्रॉस में dz k कैप। एरिया एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे dv इक्वल टू, अब dx dy z को एक साथ ऐसे देखो, dx i कैप डॉट dy और dz k कैप को हम कैसे लिखते हैं, लिखते हैं dy dz और j कैप क्रॉस k कैप को हम पाते हैं i कैप, j कैप क्रॉस k कैप को i कैप होता है। अब देखो dx dy dz डॉट डॉट प्रोडक्ट i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx dy dz। ये वॉल्यूम एलिमेंट है। जब कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो dx dy dz करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसीलिए जब करते हैं तो यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं तो कई बार तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, वो एक dx का होता है, एक dy का होता है, एक dz का होता है। और कई बार अगर एक इंटीग्रेशन शो करते हैं तो इसी में पूरा वॉल्यूम ही दिखा देते हैं, तो यहां हमें dx dy dz करना पड़ता है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, फिर y के, फिर z के, तब जाके तुम्हें वॉल्यूम ऑफ द सरफेस ऑफ द ज्योमेट्री मिलता है, किसी ज्योमेट्री का वॉल्यूम मिलता है, आयतन, तो वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, जैसे लाइन इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रेशन करोगे और यहां पर dl लिखते हो, dl वेक्टर लिखते हो लाइन इंटीग्रल में, यहां फंक्शन लिखोगे
फंक्शन के साथ लाइन, अगर लाइन इंटीग्रेशन है तब। सरफेस इंटीग्रेशन है, गॉस लॉ में पढ़ा है तुमने, यहां पर फंक्शन लिखते हो, यहां पर ds या dA लिखते हो वेक्टर। ऐसे वॉल्यूम करोगे तो यहां dv लिखोगे, तो जब dl लिखोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, dl लिखना पड़ेगा, dl इसका लाइन एलिमेंट लिखना पड़ेगा। और जब dA लिखोगे तो भैया आपको सरफेस इंटीग्रल मतलब सरफेस वाला लिखना पड़ेगा, ds, चाहे ये ds चाहे वो ds चाहे वो ds जिस सरफेस में रहेगा। और फिर dv में तो dx dy z dz हमेशा लिखना पड़ेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू आप ले सकते हो इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x की वैल्यू ले सकते हो। ऐसे ही y का भी ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसे z का भी ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। x कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकते हो x का। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस तरीके से x, y और z की वैल्यू ले सकते हैं। ये पूरा सिस्टम आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अब कभी कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा तो यहां से चीजें लेके फिर आप गणित करो अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की। तो हेडिंग करिएगा आप पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज 2 डायमेंशन में किया जाएगा, तो दिस इज 2 डायमेंशन सिस्टम। दिस इज 2D सिस्टम। दिस इज 2D सिस्टम, ये समझ लीजिए। कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया इसको, कैसे बनाया गया इसको, सबसे बेसिक फॉर्मेट कैसे तैयार किया गया, सुनिएगा। अगर ये 2D सिस्टम है तो आप कोई भी 2 एक्सिस ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की आदतें हैं, आसान भी है, x और y एक्सिस ले लेते हैं और ये ओरिजिन है। x और y 2 एक्सिस ले लिए। हमें कहा कि हम किसी पॉइंट के पोजीशन को शो करना चाहते हैं, किसी पॉइंट के पोजीशन को दिखाना चाहते हैं एक्स वाई एक्सिस में। तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस हमने ड्रॉ कर ली। इस पॉइंट को हमने P बोल दिया। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x कामा y, नहीं x कामा y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट अभी सुनिए तुम क्या लिखा गया, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया। अब ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और यहां ओरिजिन से लेके पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियल डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, आगे बताएंगे हम। तो ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P तक। और ये जो पोजीशन वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा। एक्चुअल में यहां 2 वेक्टर लिया गया, एक वेक्टर वेक्टर r और एक थीटा, ऐसा समझो। वेक्टर r ओरिजिन O से लेके किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस को, मतलब डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस को शो करेगा, इसलिए ये r वेक्टर हो गया। अब इस अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो वो लगातार हमेशा अपने इनिशियल पोजीशन से अलग अलग एंगल पे होगा, अलग अलग एंगल पे होगा। इसलिए यहां थीटा एक एक्सिस ली गई है, ऐसा समझ लो। यहां एक r लिया गया एक्सिस के रूप में और एक थीटा लिया गया। थीटा जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट हमेशा घूम सकता है। वेक्टर r अपने इनिशियल पोजीशन से जब घूमना स्टार्ट करेगा तो जितना एंगल बनाएगा वही थीटा होगा। थीटा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 पाई, 360 डिग्री तक ही घूम सकता है। तो ऐसी भी जरूरत थी, कहां थी, सर्कल में थी, रोटेशनल मोशन में थी, पेंडुलम के मोशन में थी। पेंडुलम जहां बॉब होता है, मतलब जहां वो पिंड लटकाया जाता है, वहां से लेके जहां उसको फिक्स किया गया होता है पेंडुलम को, वहां तक की डिस्टेंस फिक्स रहती है। अब वो घूमता है तो कुछ एंगल बना के घूमता है, थीटा, तो आर उसका फिक्स है, थीटा वेरी करता है।
पेंडुलम प्रॉब्लम में आर थीटा देखने को मिल जाएगा तुम्हें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाओगे तुम, एनी पॉइंट पर जब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आर कामा थीटा में डेरिवेशन होता है पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ऐसे बहुत सी जगह है जहां पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा, मैथमेटिक्स में होगा, सरफेस इंटीग्रेशन में, आप सर्कुलर मोशन में करोगे आप इसका यूज, रोटेशनल मोशन में करोगे आप पोलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज, और भी ऐसे बहुत सी जगह है जहां पर पोलर कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम का यूज किया जाता है। जहां पर मुझे एक डिस्टेंस चाहिए ऑब्जेक्ट की फिक्स डायरेक्शन के साथ वेक्टर आर, और अगर वो पार्टिकल घूम रहा है एक किसी एक निश्चित पॉइंट के अबाउट, तो हम अपने एक ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जिसकी वैल्यू हम वेरी कर सकें, इसलिए थीटा चूज किया जाता है। तो थीटा कैसे चूज किया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में आप जो थीटा लोगे वो थीटा है आपका, एंगल है वो आपका, ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा r कामा थीटा, r कामा थीटा, इस पॉइंट P का r कामा थीटा को ही पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये वेक्टर r पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन वेक्टर r को तुम कैसे लिख सकते हो? देखो, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर r इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। ऐसे ही तो लिखते थे तुम कार्टेशियन में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन देखो इस वेक्टर r को क्योंकि थीटा तुम्हारा वेरी कर सकता है। अच्छा एक चीज बता दे, r कहां से कहां वेरी कर सकता है और थीटा कहां से कहां वेरी कर सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जैसे वहां पर x की वैल्यू इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक ले सकते थे, y की वैल्यू इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी ले सकते थे, ऐसी z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले सकते थे। तो ऐसे ही तुम r की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हो? तो r की वैल्यू इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हो, और कहां तक ले सकते हो? 0 तक। मीन्स दैट r इज लेस देन इन्फिनिटी, r की वैल्यू इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगी, मतलब इन्फिनिटी से छोटी होगी, और r इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, 0 से बड़ी होगी r की वैल्यू। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इन्फिनिटी से 0 के बीच में r की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो तुम, ठीक है। थीटा क्या ले सकते हैं सर? थीटा 2 पाई तक ले सकते हो तुम, क्योंकि किसी को घुमाओगे तो 360 डिग्री तक घुमाओगे, और कहां से घुमाना शुरू करोगे? 0 से। तो 0 से लेके 2 पाई तक आप घुमा सकते हो। तो थीटा की वैल्यू 2 पाई भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, और 2 पाई और 0 के बीच में भी ले सकते हो। इसलिए ऐसा है, ये की पॉइंट है, याद रखना जरा, इंपॉर्टेंट है कि आर तुम्हारा कहां से कहां होगा, थीटा तुम्हारा कहां से कहां तक होगा, ठीक है। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऐसा लिख लिया तुमने, वेक्टर आर है जो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो इस और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो तुम। तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा क्या? आर कॉस थीटा, जिसे पैरेलल कंपोनेंट कहते हो, जिसके साथ एंगल बनाता कोई वेक्टर उसके साथ हमेशा कॉस थीटा में टूटता है। इस वेक्टर आर को यहां तोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा आर साइन थीटा। अब यहां से एक बात और लिख सकते हैं हम बेसिक, अगर कन्वर्जन की बात आए, कभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना होगा तो x इज इक्वल टू लिख सकते हो आर साइन थीटा, सॉरी y इज इक्वल टू वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आर साइन थीटा आया ना, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकते हो। इस बात को याद रखना, ये भी एक कन्वर्जन के लिए तुम्हारे काम देगा। लेकिन अब कहोगे z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो z एक्सिस नहीं है इसमें, ये 2 डायमेंशन है, z को 0 लोगे तुम। तो ऐसी प्रॉब्लम जो 2 डायमेंशन में हो उसे ही आप पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मान लो कोई ज्योमेट्री 3 डायमेंशन है और उसे आप पोलर में डील करना चाहते हो तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन z को 0 लेना पड़ेगा तुम्हें, है ना, समझ रहे होगे। तो z की यहां बात नहीं करेंगे हम, x और y की बात करेंगे क्योंकि 2 डायमेंशन है, r cos थीटा r sin थीटा। अब अगर यहां ये वैल्यू रख दें हम x और y की, तो ये वेक्टर r की जो वैल्यू है वो थीटा और r के रूप में हो जाएगा, मतलब प्योरली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा। तो वेक्टर r इज इक्वल टू x की जगह लिख सकते हैं क्या, r cos थीटा, और ये i कैप प्लस यहां लिख सकते हैं r sin थीटा j कैप। अब r को कॉमन करके लिख लो, तो वेक्टर r इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा i कैप प्लस का r तो कॉमन कर लिए, यहां बचा
साइन थीटा जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में, सही है। अब वी नो दैट, तुम जानते हो, बी नो दैट हम जानते हैं वेक्टर आर को लिख सकते हैं आर आर कैप। किसी वेक्टर को ऐसा, वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इस वेक्टर आर की जगह लिख देंगे हम आर आर कैप इज इक्वल टू, क्या मिलेगा तुम्हें यहां, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा आई कैप प्लस का साइन थीटा जे कैप। ये आर से आर कैंसिल हो गया, आर कैप मिल गया तुम्हें। क्या मिला, आर कैप। आर कैप की वैल्यू मिली तुम्हें कॉस थीटा आई कैप प्लस का साइन थीटा जे कैप। ये यूनिट वेक्टर है। जैसे समझो, अगर तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते थे जिसको हम आई कैप कहते थे। जैसे वाई एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर लेते थे जे कैप। या जैसे कोई वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर ए है, क्या इसका यूनिट वेक्टर नहीं होगा, होगा। जिसे ए कैप लिखते हो तुम, ऐसे ही होता है। ऐसे अगर तुमने एक वेक्टर आर लिया है, मतलब एक एक्सिस है तुम्हारा वेक्टर आर, एक कोऑर्डिनेट है आर, तो आर कैप भी होना चाहिए। तो आर कैप की वैल्यू ये है। अब कहोगे सर आर कैप माने आर कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, बिल्कुल होता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है सर, तो आर कैप की डायरेक्शन किस, तो डायरेक्शन शो करने के लिए आर कैप यूज करते हैं। तो आर कैप की डायरेक्शन किस तरफ होगी बेटा, जस्ट आर की डायरेक्शन को थोड़ा इंक्रीज कर दो तो ये आर कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। आर कैप की डायरेक्शन को थोड़ा इंक्रीज कर दो, हल्का सा। कोई भी वेक्टर जो आर है, किसी भी ऑब्जेक्ट तक ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसी डायरेक्शन में उसके पोजीशन वेक्टर को ही थोड़ा इंक्रीज कर दो तो जो डायरेक्शन मिलेगी वो आर कैप होगी। ठीक है, तो ये आर कैप की डायरेक्शन हो गई। सिमिलरली तुम्हें थीटा कैप निकालना है। सर थीटा कैप क्या होगा, सिमिलरली थीटा कैप, हम थीटा कैप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है थीटा कैप के बारे में जानने के लिए। तो समझिए बात को, थीटा क्या लिया गया, ये जहां पर आपने पोजीशन वेक्टर लिया है, थोड़ा इंक्रीज किया है ना, इसको हम मान लेते हैं कि आपने डी आर इंक्रीज किया है। वेक्टर डी आर इंक्रीज कर दिया, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो आर थी, थोड़ा सा आपने इंक्रीज कर दिया, इसे डी आर वेक्टर कहा हमने। अगर इस पॉइंट पी पर देखो एक चीज और है, एक इस पॉइंट पी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो अगर, और वहां पर वेक्टर आर से जो एंगल बनेगा उसका ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और ये जो डायरेक्शन होगी वो थीटा कैप होगी। मतलब पोजीशन वेक्टर से किसी पॉइंट पर, पोजीशन वेक्टर के किसी पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, या ऐसा क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, अब समझ लो इसको, अगर डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ करोगे तो ये एक सर्कल बनेगा। देखो सर्कल बना सकते हैं। सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर तुम्हें, अगर थीटा को इंक्रीज करना तो ऐसे ही तो ले जाओगे तुम, ऐसे ही तो ले जाओगे। तो यहां से कैसे ले जाओगे, परपेंडिकुलर ले जाओगे, फिर थोड़ी दूर गए फिर किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ले जाओगे, फिर किसी पॉइंट, सर्कल के किसी पॉइंट पर आपको अगर आगे बढ़ना तो जस्ट नॉर्मल ड्रॉ कर दो उस पॉइंट पर, अगर थीटा का डायरेक्शन लेना है तो ये यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो थीटा कैप होगी, और यही थीटा कैप तुम्हें निकालनी है। एक सर्कल बन रहा है, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज सर्कुलर प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए किया गया, या रोटेशनल प्रॉब्लम को। तो ये थीटा कैप जस्ट आर वेक्टर के किसी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो वो डायरेक्शन जो है वो थीटा कैप होगी। अब देखो हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वेक्टर आर का एक्स एक्सिस से एंगल कितना था, ये जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, जिसका कोऑर्डिनेट आपने आर कामा थीटा लिखा था, उस वेक्टर आर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, इस वेक्टर आर से थीटा कैप की डायरेक्शन कितनी, कितना एंगल बन रहा है, इस वेक्टर आर से ये जो आर कैप की डायरेक्शन है, यही तो वेक्टर आर की डायरेक्शन है।
इस आर कैप की डायरेक्शन से थीटा कैप कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो यक्स एक्सिस से कितना बनाएगा? 90 प्लस थीटा। ये वेक्टर आर बना रहा है थीटा एंगल, और वेक्टर आर से ये थीटा कैप बना रहा है 90 डिग्री। तो यक्स एक्सिस से टोटल कितना एंगल बनाएगा? 90 प्लस थीटा। तो इसी में अगर 90 प्लस थीटा रख दो तो तुम्हें थीटा कैप मिल जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? कॉस 90 प्लस थीटा इंटू में आई कैप प्लस का साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। थीटा कैप इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा क्या भाई? सबको पता होगा ASTC, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन पॉजिटिव होता कॉस निगेटिव हो जाएगा। ओहो हो, कॉस निगेटिव हो जाएगा। अरे बापा रे, कॉस निगेटिव हो जाएगा, कॉस निगेटिव हो जाएगा। 90 प्लस थीटा है तो 90 में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, कॉस हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पर आई कैप बचेगा। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखेंगे, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, और यहां पर रहेगा जे कैप। इसी के साथ आपका प्यारा नन्हा मुन्ना सा थीटा कैप आ गया। थीटा कैप जब आपका वेक्टर रोटेट करेगा तो उसकी डायरेक्शन को शो करने वाला एक यूनिट वेक्टर है थीटा कैप। 2 डायमेंशन था इसलिए 2 यूनिट वेक्टर डिफाइन करने थे हमको, आर कैप थीटा कैप। ठीक है, अब बात आती है कि सर अब थीटा कैप का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना होगा? 1, क्योंकि कैप है, यूनिट वेक्टर नाम ही है इसका। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, ऐसा। ठीक है, एक बार इतना लिखिएगा फिर हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। यहां पर एक सर्कल बना रहे थे हम, एक सर्कल बना रहे थे। ये पॉइंट P था तुम्हारा, और P का कोऑर्डिनेट था r कामा थीटा, और ये जो डिस्टेंस थी वो वेक्टर r थी। ठीक है, वेक्टर r थी। ये जो पोजीशन वेक्टर था वेक्टर r था। r को कई बार रेडियल डिस्टेंस भी कहते हैं, सिर्फ r को रेडियल डिस्टेंस, इस बात का याद रखना, ये भी एक बात है, रेडियल डिस्टेंस कहते हैं। हम इसका लाइन एलिमेंट निकालना चाहते हैं। सिंपल से समझो आप, हम लाइन एलिमेंट निकालने में इंटरेस्टेड हैं। लाइन एलिमेंट अभी आपने देखा था ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाइन एलिमेंट कैसे निकाला था, जस्ट वैसे ही। तो लाइन एलिमेंट के लिए मतलब वेक्टर आर को हमारे पास देखो क्या करते थे, जो पोजीशन वेक्टर था उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते थे, थोड़ा इंक्रीज कर दिया हमने इतना। अब ये तुम्हारा सर्कल एक्चुअल में ये बन गया। हमने थोड़ा इंक्रीज कर दिया, हमने माना कि कितना इंक्रीज कर दिया, dr। भाई थोड़ा सा इंक्रीज किया तो ये r था, ये dr इंक्रीज हो गया। dr इंक्रीज हुआ तो हमने एज्यूम कर लिया कि यहां पर एंगल भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये ऐसा। भाई हमने इस पॉइंट P से जो है एक ड्रॉ किया, ये dr इंक्रीज किया, थीटा भी बढ़ाया। थीटा हमने कितना बढ़ाया? d थीटा। इस थीटा को बढ़ा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कितना बढ़ाया? d थीटा। और ये वैल्यू तुम्हारी r थी, और ये आपने कितना बढ़ाया है? देखो फिर सुनो एक बार, वेक्टर r की डायरेक्शन में हमने थोड़ा सा dr बना दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। लाइन एलिमेंट निकालना मुझे, इसलिए dr इंक्रीज किया r की डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये बड़ा वाला सर्कल बनने लगा, तो मान लो यहां से यहां थोड़ा घूम गए तुम, क्योंकि थीटा के डायरेक्शन को भी तो लेना पड़ेगा लाइन एलिमेंट में। लाइन एलिमेंट में भी जितने कोऑर्डिनेट है सबको लेना पड़ेगा। तो यहां से देख रहे हैं कितना एंगल हमने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, d थीटा। इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक r है, और ये d थीटा एंगल आपने घूमा है, थोड़ा सा इंक्रीज किया बस। आपने थोड़ा सा dr को r वेक्टर की डायरेक्शन में थोड़ा मूव किया, थोड़ा थीटा की डायरेक्शन में मूव किए हैं, जिससे एलिमेंट मिल जाए, r का भी एलिमेंट मिल जाए, थीटा का भी एलिमेंट मिल जाए, छोटा छोटा पार्ट। तो छोटा सा हमने घूमना, d थीटा एंगल घूमा। अब अगर इसकी वैल्यू कोई पूछे तो जानते हो आप, एंगल इज इक्वल टू, आप जानते हो एंगल इज इक्वल टू r का पान रेडियस होता है, बचपन से ही जान रहे हो इसको, कक्षा 2 से ही। एंगल है तुम्हारा थीटा, आर्क कितना है भाई? आर्क की वैल्यू तो निकालनी है सर,
रेडियस कितना आर है, क्रॉस कर दोगे तो आर की इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल एक्चुअल में डी थीटा आपने माना ये वाला, तो करोगे तो आर की इक्वल टू आएगा आर इंटू में डी थीटा। तो ये जो वैल्यू है ये आर इंटू डी थीटा है, पॉइंट पी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये वैल्यू है आर इंटू डी थीटा, और ये जो तुम्हारा पॉइंट पी था इसका कोऑर्डिनेट है आर कामा थीटा। तो ये है डी आर और ये है वैल्यू आर इंटू डी थीटा, ये वैल्यू थीटा की कैप की डायरेक्शन में आर इंटू डी थीटा, आर की डायरेक्शन में डी आर। लाइन एलिमेंट को हम लिख रहे हैं डी आर वेक्टर, डी आर आर कैप की डायरेक्शन में कितना हमने इंक्रीज किया था, डी आर प्लस थीटा कैप की डायरेक्शन में कितना इंक्रीज किया, आर इंटू डी थीटा। ये आपका लाइन इंटीग्रल, लाइन एलिमेंट हो गया। जैसे लाइन एलिमेंट डीएल बराबर लिखते थे डी एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में डी एक्स बढ़ाया, वाई में डी वाई बढ़ाया, डी जेड बढ़ाया, ऐसे ही आर कैप, यहाँ आर कैप और थीटा कैप दो यूनिट वेक्टर हैं, दो डायमेंशन है क्योंकि ये, तो आर कैप में डी आर इंक्रीज किया था, थीटा कैप में कितना इंक्रीज हुआ था, आर डी थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा ये थीटा कैप, ये है तुम्हारा लाइन एलिमेंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो डी आर इक्वल टू, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर जानते हो, आर कैप के का जो वैल्यू है यहां पर आर कैप के कॉफिशिएंट का उसका स्क्वायर, तो यहां डी आर का स्क्वायर करोगे आप, प्लस यहां किसका स्क्वायर करोगे, आर डी थीटा का स्क्वायर करोगे, तो यहां से आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। जैसे वेक्टर ए का करते थे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जब निकालते थे, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, आई कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप के बीच में जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर देते थे, आपको मिल जाता था मैग्नीट्यूड। ऐसी मैग्नीट्यूड मिल जाएगा तुम्हें। तो ये डी आर वेक्टर आ गया लाइन एलिमेंट। अब सरफेस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट क्या होगा पोलर कोऑर्डिनेट में, तो देखो सरफेस एलिमेंट को वेक्टर डी से दिखाते हैं। सरफेस निकालने के लिए हम करते हैं क्रॉस, करते हैं क्रॉस, किसका क्रॉस करते हो, आर कैप थीटा कैप, दो ही तो वेक्टर है, एक आर है दो थीटा है, दो ही कोऑर्डिनेट है, तो करेंगे डी आर आर कैप क्रॉस आर डी थीटा थीटा कैप। भाई तभी तो बोल वो आएगा सरफेस। अब इसी का सरफेस समझ लो, निकाल रहे हो तुम इसका, एक डी आर है आर कैप की डायरेक्शन में, आर डी थीटा है थीटा कैप की डायरेक्शन में, दोनों का प्रोडक्ट कर दो डीएस वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर डीएस इक्वल टू, करोगे प्रोडक्ट तो आर हो जाएगा आर डी आर डी थीटा, ये हो जाएगा। और तुम्हें आर कैप क्रॉस थीटा कैप देखना पड़ेगा, डीएस वेक्टर इक्वल टू आर कैप क्रॉस थीटा कैप। देखो ये है, ये फोर फिंगर आर कैप की डायरेक्शन में, कर्ल करोगे थीटा कैप की डायरेक्शन में, ये मिलेगा तुम्हें किस डायरेक्शन में, आर कैप थीटा कैप डायरेक्शन होगी, आर कैप क्रॉस थीटा कैप की डायरेक्शन यही तो होगी। और ये कौन सा है, जेड डायरेक्शन, जेड माने के कैप, तो यहां लिखेंगे आर डी थीटा के कैप। ये तुम्हारा सरफेस एलिमेंट हो गया। समझ में आ रहा ना कैसे निकाला हमने, आर कैप चारों उंगलियों को आर कैप की डायरेक्शन में, कर्ल करेंगे थीटा की डायरेक्शन में, थंब तुम्हारा जस्ट एक्स वाई से बाहर आ रहा है, एक्स वाई से बाहर की तरफ कौन है, जेड कैप है, जेड कैप माने के कैप, जेड की डायरेक्शन को के कैप यूनिट वेक्टर्स दिखाते हैं। ये तुम्हारा हो गया सरफेस एलिमेंट। तो लाइन एलिमेंट हो गया पोलर कोऑर्डिनेट में, सरफेस एलिमेंट हो गया पोलर कोऑर्डिनेट में। इसका यूज काफी जगह करते हैं, अगर कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही तब भी हम वहां पर हम पोलर कोऑर्डिनेट लगाते हैं। तो चलो तुम्हारे लिए एक सिंपल सी बात है, इसका यूज कैसे करोगे वो देखते हैं। जरा आप वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करके कैसे आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सिंपल सा, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप सोचो, आप कॉपी पे लिख लो अपने, फिर हम लिखते हैं, देखो क्या होता है। देखो यहां आप लिख रहे थे, एक बार हम बता देते हैं वेलोसिटी। वेक्टर आर इज इक्वल टू आप लिखते हैं आर कैप, बिल्कुल सिंपल सी बात है।
वेक्टर आर इज इक्वल टू लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर आर कैप। इसका अगर टी के रिस्पेक्ट में हम जो है डेरिवेटिव कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगी। नाउ डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट डी आर बाई डी टी, तो यहां हो जाएगा डी बाई डी टी आर इंटू आर कैप। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी को हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, क्योंकि ये आर और आर कैप दोनों ही टी का फंक्शन है। टाइम के साथ ही सब कुछ होता है, आप जानते हैं थीटा भी टाइम के साथ चेंज हो सकता है, दोनों ही आर टी के फंक्शन है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो पहले आर का डेरिवेटिव करेंगे, आर का डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे डी आर अपान का डी टी आर कैप प्लस, अब एक बार आर का तो आर को ऐसे लिखेंगे, बाकी करेंगे आप डी आर कैप अपान का डी टी वेक्टर वी इक्वल टू डी आर अपान डी टी को आर लिख लो और एक डॉट लगा दो ऊपर। इसका मतलब होता है कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया है आर को टी के रिस्पेक्ट में। ये हो गया आर डॉट ऊपर, और यहां पर लिखा जाएगा आर कैप प्लस, यहां लिखेंगे आर, डी आर कैप अपॉन डी टी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो आर कैप तुमने लिखा था कहीं पे पोलर कोऑर्डिनेट में, डी आर कैप अपॉन डी टी, आर कैप की वैल्यू तुमने लिखा था, जरा बता दीजिए मुझे, एक बार मुझे रेस करना पड़ेगा थोड़ा, तभी आर कैप तो निकाल सकते हैं। आर कैप और थीटा कैप की वैल्यू आपने लिखी है। आर कैप की जो वैल्यू है वो कितनी है, कॉस थीटा आई कैप, आर कैप इज इक्वल टू आया था कॉस थीटा आई कैप प्लस का साइन थीटा जे कैप, ये आर कैप आया था। हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके वहां ले चल के वैल्यू रखनी है, डी आर कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन का डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा तुम्हें कॉस थीटा, डी थीटा अपॉन का डी टी, फिर से थीटा का करोगे अपॉन जे कैप, डी आर कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब थीटा का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, इसको सिंपल सा थीटा डॉट लिखते हैं, फिर आई कैप लिखते हैं प्लस कॉस थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोग थीटा डॉट लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, थीटा कैप को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां मुझे मिलेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस का कॉस थीटा जे कैप, और यहां थीटा डॉट हमने कॉमन कर लिया। जरा लुक एट हियर, आप जरा देखें, बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है मैटर। क्या ये थीटा कैप की वैल्यू है? पीछे अगर आपने नोट किया था पोलर कोऑर्डिनेट में, तो आप देखो क्या ये थीटा कैप की वैल्यू है? अगर थीटा कैप की वैल्यू तो इसको थीटा कैप लिख सकते हैं, तो यहां मिलेगा तुम्हें थीटा डॉट थीटा कैप, ये मिलेगा डी आर कैप अपॉन डी टी का, मतलब यहां पर आर तो लिखेंगे, डी आर कैप अपॉन डी टी की वैल्यू जो होती मिलेगी मुझे, यहां मिलेगी आर इंटू में थीटा डॉट थीटा कैप, ये वैल्यू मिलेगी। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू है। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है सर्कुलर, तो आप उसके वेलोसिटी को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझो थोड़ा सा। आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू, अगर थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें, आर कैप माने आर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी आर अपॉन का डी टी आर कैप प्लस आर को आर लिखेंगे, थीटा कैप को आप लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन का डी टी, और यहां पर थीटा कैप। एक्चुअल में ये वेलोसिटी है पोलर कोऑर्डिनेट में। अगर ये वेलोसिटी है तो आपसे एक सवाल है कि एक्सीलरेशन क्या होगा। आप कैलकुलेट करके बताएं हमें एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बता दे रहे हैं तुम्हें, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी होता है, समझ लो। वी वेक्टर की वैल्यू तुम्हें दी गई है, इसका डिफरेंशिएशन करके आर और थीटा के टर्म में एक्सीलरेशन फाइंड करो।
और एक बात बता दें, इसको कहते हैं रेडियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? क्योंकि इस जो वेक्टर v है, इसको तुम लिख सकते हो वेक्टर v इक्वल टू वी आर आर कैप प्लस का v थीटा थीटा कैप। तो ये जो वी आर है, वी आर को आप रेडियल वेलोसिटी कहते हो। यहां हम लिख सकते हैं वी आर को हम रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, रेडियल वेलोसिटी। v थीटा को क्या कहते हैं? v थीटा को क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये v थीटा जिसकी वैल्यू है r थीटा कैप। v थीटा इज इक्वल टू क्या है? r थीटा कैप। v आर इक्वल टू कितना है? r डॉट r कैप। इसी तरीके से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, फोर्स लिख सकते हो, बहुत सारी चीज कर सकते हो। घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते होते हो तो नई चीजें सीखते हो। तो नई चीजों को सीखते समय आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नई चीजें जो हैं आपको बेहतर बनाती हैं। इसलिए बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आप अपने दिमाग को इतना इंटेलिजेंट बनाओ कि नई चीजों को आसानी से अडॉप्ट कर ले और उसमें घुल मिल जाए, उसे अपने लाइफ में यूज करना शुरू कर दे। इंटेलिजेंट पर्सन वही है जो नई चीजों को अडॉप्ट करे, एक्सेप्ट करे और उसका यूज लगातार करना शुरू कर दे, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है, नई चीजें मिलेंगी तुम्हें। आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो तो नई चीजें मिलेंगी, आपको नई चीजें मिलेंगी तो आपको उसे बड़े प्यार से अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ जाना होगा।